हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सॉल्यूशन विद डॉक्टर रश्मि गौड़। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे इस चैनल पे मैं आपको आरपीएससी द्वारा कंडक्ट प्रीवियस ईयर्स के जितने भी केमिस्ट्री के पेपर होते हैं उनको सॉल्व करवाती हूँ। तो आज आपके सामने मैं लेकर के आई हूँ 2015 का आरपीएससी का स्कूल लेक्चर का क्वेश्चन पेपर। इससे पहले मैं 2018 वाला आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर सॉल्व करके अपलोड कर चुकी हूँ। अभी मई में कॉलेज लेक्चर का केमिस्ट्री का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए अगर आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिस पर आपको सेट के और कॉलेज लेक्चर के, पॉलिटेक्निक कॉलेज के और फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन पेपर सोल्व किए हुए मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉलेज लेक्चर का 2015 का क्वेश्चन पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि मेन क्वांटम नंबर n वाले कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है 2n²। अगर यहाँ पर आपको ये ऑर्बिटल पूछता तो आप वो फॉर्मूला लगाते n²। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैथोड किरणों के लिए सही नहीं है? फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर कैथोड रेज। तो कैथोड कैथोड रेज क्या होती है? अभी इलेक्ट्रॉन्स की बीम्स होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम होती है वो एनोड की ओर गमन करती है, कैथोड से शुरू होकर कैथोड से एनोड की तरफ गमन करती है। सो फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों की अनुपस्थिति में यह किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। ये भी सही है। लेकिन थर्ड ऑप्शन देखिए, कैथोड किरणों के जो लक्षण कैरेक्टर होते हैं वो इसके नलिका में जो इलेक्ट्रोड के पदार्थ और उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो ये इस पर डिपेंड नहीं करते हैं। सो ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और फोर्थ ऑप्शन है, कैथोड किरणों में ऋणावेशित कण होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऋणावेशित कण, तो फोर्थ ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, L=4 के लिए कुल कक्षकों की संख्या। फिर से वही नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा है। सो अगर L की वैल्यू दी गई होती है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अपन निकालते हैं 2L+1 से। और यही अगर इलेक्ट्रॉन पूछ लेते हैं तो इसको 2 से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है। तो अभी अपन को ये पूछा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछे हैं। सो अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे 2L+1। 2 की वैल्यू अपन को 4 दी है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू, फॉर्मूला जाएगा 2 इंटू 4+1, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा 9। फोर्थ नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Z=120 वाले तत्व का स्थान आवर्त सारणी में कहाँ पे होगा? तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। सो आपको जो इनर्ट गैसेज है उनके एटॉमिक नंबर याद रखने होते हैं। जैसे 2 पर हीलियम, फिर 10 पर नियोन, फिर 18 पर आर्गन, फिर 36, फिर 54 एंड देन 86, ठीक है। 86 और फिर 86 में आप क्या जोड़ेंगे, 32 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 118, ठीक है। ये वही सीक्वेंस है, 2 8 18 18 32, इस तरीके से आपको जोड़ते चले जाना है। तो लास्ट में 118 जो है वो किस में आता है? इनर्ट गैस में आता है, ठीक है। अब ये क्या पूछे 120, तो इनर्ट गैस के बाद में एस ब्लॉक शुरू हो जाएगा। तो एस ब्लॉक का फर्स्ट जो है वो एल्केलाइन मेटल और दूसरा क्या हो जाता है? एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। तो 120 कहाँ पे आएगा? एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में। तो क्षारीय मृदा धातु यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हुए धात्विक लक्षण का सही क्रम बताइए। तो देखो मेटेलिक करेक्टर क्या होते हैं? लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होते हैं और अप टू डाउन जाने पर मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ पर जो अपन को एग्जाम्पल दिए गए हैं उनका सिक्वेंस कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर सोडियम है, बेरिलियम, यहाँ पर मैग्नीशियम, देन फिर सिलिकॉन दे रखा है, देन फिर फॉस्फोरस, ठीक है, एंड कार्बन नहीं दे रखा। हाँ, तो ये 5 एलिमेंट्स आपसे पूछ रखे हैं, ठीक है। तो मेटेलिक करेक्टर किस में सबसे ज़्यादा होंगे? सोडियम में ज़्यादा होंगे, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ते हैं, इसलिए सोडियम सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद में मैग्नीशियम होगा, फिर बेरिलियम होगा, फिर सिलिकॉन एंड देन फिर फास्फोरस। तो ये ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से कक्षक का कोणीय नोड नहीं होता है? एंगुलर नोड पूछा है, किसका जीरो होता है? एंगुलर नोड। तो एंगुलर नोड निकालने के लिए आप क्या करते हैं भाई? एंगुलर नोड इक्वल होता है एल के, यानी कि जो एजिमुथाइल क्वांटम नंबर होता है, द्विगुणित क्वांटम नंबर उसके बराबर होता है, ठीक है। जबकि अगर आपसे यहाँ पर रेडियल नोड पूछता है तो उसका फॉर्मूला आपको लगाना होता है n-l-1, ठीक है। यहाँ पर एंगुलर नोड पूछा है तो जिसके लिए एल की वैल्यू जीरो आएगी उसके लिए एंगुलर नोड भी जीरो आएगा, ठीक है। सो देखिए देखते हैं अपन, पी के लिए एल की वैल्यू 1 आती है, पी बाई के लिए भी 1, डी के लिए भी 2 आ जाती है, और 1s के लिए एल की वैल्यू क्या आ जाती है? 0, ठीक है। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पूछा है, जलीय विलयन में 1 मोल COCl3 4NH3 आधिक्य में AgNO3 के साथ में 1 मोल AgCl का अवक्षेप देता है। यानी कि इस कंपाउंड की जब हमने AgNO3 के साथ में रिएक्शन करवाई तो हमें 1 मोल AgCl का मिला, ठीक है, 1 मोल AgCl मिला। अब ये पूछ रहा है कि बताइए इसकी द्वितीयक संयोजकता, सेकेंडरी वैलेंसी पूछी है। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। तो जब हम ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो इसमें 1 मोल AgCl बना, दैट मीन्स कि एक Cl इस कॉम्प्लेक्स में नहीं आया, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में से बाहर है। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या बना होगा? ये NH3 का होल 4 एंड देन Cl2 और एक Cl बाहर, ठीक है। तो नंबर ऑफ लिगेंड कितने हो गए यहाँ पे? ये 2 और ये 4, यानी कि 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 6। सो 4 इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट पूछा है नायोबियम का बाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है नायोबियम का। तो नायोबियम जो होती है वो 4D सीरीज़ में आता है, ठीक है, 4D सीरीज़ में आता है। और यहाँ पर 3D सीरीज़ में अगर हम देखें तो ये वेनेडियम के नीचे आता है ना, वेनेडियम के नीचे नायोबियम आता है। और यहाँ पे वेनेडियम का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 23। दैट मीन्स कि यहाँ पर डी में 3 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और एस में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है, एस में 2 और डी में 3 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। उसके हिसाब से इसमें भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, एक इलेक्ट्रॉन डी से एस में मूव कर जाता है, ठीक है। 4D सीरीज में काफ़ी एक्सेप्शन होते हैं, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन 4D45S1 विद एक्सेप्शन, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन है जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना करनी है। इसका परमाणु क्रमांक 25 है, यानी कि 25 पे क्या आता है, मैग्नीज, और मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा D5, अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। अब इसका हमें चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, √n+2, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है 5 हो जाएगा। सॉल्व नहीं करना है अपन को, इसी फॉर्म में लिखना है। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित कौन सा संकुल ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करता है। ज्यामितीय समानता मतलब सिस ट्रांस मॉलिक्यूल कौन नहीं बनाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड जो है NiCO4, तो निकल जो है उसमें चारों ही लिगेंड एक समान है, तो इसमें यहाँ पे सिस और ट्रांस की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस युग्म में बंद क्रम समान है। बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, और बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका मैं बहुत बार क्वेश्चन पेपर में मैं आपको बता चुकी हूँ। अपन को क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। और अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 आ जाए तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3, ठीक है। और अगर इधर बढ़ते जाएंगे, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर आपको 0.5 कम करते जाना है, इधर कम करते जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर भी आपको 0.5 कम करना है, इस तरीके से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, जब आप थर्ड देखेंगे तो थर्ड में हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन का 8, +1 है सो -1, ठीक है, कितना आ गया 14। और कार्बन की 6, ऑक्सीजन की 8, ठीक है, कितना आ गया 14। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इक्वल होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर भी इक्वल। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आर्सेनिक का सिलीनियम जो सिलिकन है उसमें अपमिश्रण कहलाएगा। तो देखिए सिलिकन जो आता है वो कार्बन वाली फैमिली में आता है, इस तरीके से, ठीक है। और कार्बन वाली फैमिली में अगर हम बोरोन वाली फैमिली को की डोपिंग करते हैं तब तो वो कहलाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। और अगर नाइट्रोजन वाली फैमिली से हम इसमें डोपिंग करते हैं तो वो कहलाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो अब इसमें पूछा है आर्सेनिक का, तो आर्सेनिक किस में आता है, नाइट्रोजन वाली फैमिली में। सो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेगा जिसकी वजह से इसमें कंडक्टिविटी शो होगी। सो ये फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछा है टीबी का बाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टर्बियम। अब टर्बियम किस में आता है भाई, एफ ब्लॉक में, और एफ ब्लॉक में भी लेंथेनाइड्स में। लेंथेनाइड्स में अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, तो आप इन दोनों का जो एक मिडल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे लेंथेनाइड्स में होता है गैडोलिनियम, गैडोलिनियम में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 4f7, ठीक है। 4f7 के बाद में इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है, एक 5d1 में रहता है और 2 6s2 में, ऐसे ये है गैडोलिनियम का। गैडोलिनियम के बाद में जस्ट बाद में होता है ये टर्बियम, ठीक है। तो यहाँ पर टर्बियम में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भरा जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन एफ में जैसे ही जाता है ये डी वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर चला जाता है, ठीक है। तो डी का इलेक्ट्रॉन जो है वो जीरो, इसमें जीरो हो जाते हैं। तो टोटली इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या जाएगा, 4f9 6s2। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस लेंथेनॉइड में F14 विन्यास है। लेकिन देखिए यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पूछा है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है इनकी अलग अलग। तो देखिए F14 पूछा है, तो F14 लास्ट वाले में होगा होगा लास्ट में जाते हुए। तो लास्ट में देखो इटरबियम है ना, YB। तो YB में अगर हम जनरली देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4f14 आएगा, ठीक है। और इसमें 5d0 होता है और 6s2, इस तरीके का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है। और यहाँ पर +2, यानी कि अगर s के इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं तो f में कितने रहेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन फर्स्ट में 4f0, इसमें भी 4f0 होगा, और इट्रिबियम +3 में 4f13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिश्र धातु में 95% कौन सी धातु होती है। तो लैंथेनॉइड से मिश्र धातु बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित कौन सा तत्व +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सो नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं, नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम। नेक्स्ट में निम्नलिखित कौन सा आयन प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक क्या होता है भाई, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ऑक्सीकारक क्या क्या होता है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है, एक्सेप्ट जो करता है, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। जो दूसरों का ऑक्सीडेशन और खुद का क्या कर लेता है, रिडक्शन कर लेता है। तो देखिए यहाँ पर
जो लैंथेनॉइड्स होते हैं ना उसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरल पाई जाती है। अब जब जो +4 में होगा वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके +3 में जा सकता है, ठीक है। तो वही ऑक्सीडेशन एजेंट के फॉर्म में काम करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। Cerium+4 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किसी अभिक्रिया का वेग नियम ये दे रखा है, रेट इक्वेशन अपन को दे रखी है और पूछा है कि अगर ए और बी के कंसंट्रेशन को दुगना कर दिया जाए तो वेग कितने गुना बढ़ जाएगा। तो पहले देखिए यहाँ पर हमने मान लिया कि ए और बी की कंसंट्रेशन यूनिट है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 रखा और बी को भी 1 रखा, 1 का स्क्वायर है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है, 2 के वैल्यू आई। अब हमने क्या किया, इसको डबल किया तो ए की कंसंट्रेशन को भी दुगना कर दिया, बी की कंसंट्रेशन को भी दुगना कर दिया, तो ये कितना आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो 8 आ गया। पहले कितना था 2, अब कितना हो गया 8। सो ये कितना गुना बढ़ा, 4 गुना, है ना, 4 गुना। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित कौन सा कथन शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में आप क्या लगाते हो भाई, x इज इक्वल टू के टी, ठीक है। x यहाँ पे क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन यानी इनिशियल, और ये इसमें से आर नोट में से आर आप कंसंट्रेशन का मूव कर देते हो x, तो यानी कि आप फॉर्मूला थर्ड नंबर जो है उसके हिसाब से लिखते हो। लेकिन इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो देखो एल इसमें यूज़ नहीं होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट होता है इसमें, ठीक है। बाकी सभी करेक्ट है। टी जो फर्स्ट ऑर्डर जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए टी हाफ का मान क्या हो जाता है, A/2K, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2K। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु से कितना गुना होता है, मतलब टी हाफ से कितना गुना है। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर की रेट लो क्या होती है, टी इज इक्वल टू टाइम अपन को कैलकुलेट करना है इसलिए टी को हम यहाँ रखेंगे 2.303 अपॉन, अब टी हाफ दे रखा है इसलिए हम टी हाफ वाला फॉर्मूला रखेंगे, अदरवाइज अपन यहाँ पे के रखते हैं, लेकिन के की जगह अपन क्या लिख देंगे 0.693 इंटू टी हाफ, ठीक है, टी हाफ। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लोग इनिशियल कंसंट्रेशन माना हमने 100 लिया और पूर्ण होने में यानी कि 99.9 अभिक्रिया पूर्ण होगी, सो रिमेनिंग क्या बचेगा 0.01, ठीक है। जब आप इसे यहाँ से हटाएंगे, जब यहाँ से आप हटाएंगे तो यहाँ पर ऊपर क्या लग जाएगा 0, ठीक है। हाँ, इसमें ये 0.1 ना होकर के यहाँ पर ये हो जाएगा 0.1, ठीक है, 0.1 आ जाएगा। जब आप ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 0। अब ये क्या हो गया log 1000, ठीक है, log 1000 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पर देखिए 2.303 अपॉन 0.693 इंटू टी हाफ, और ये यहाँ पर log हटा करके और ये वैल्यू कितनी आ गई, इसकी जगह आ गया 3, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई 3, ठीक है। जब आप इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आता है 3.3, तो जब 3.3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 9 पॉइंट समथिंग यानी कि 10 के आसपास। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन केमिकल अब्जॉर्प्शन के लिए सही नहीं है। तो केमिकल अब्जॉर्प्शन तो ये क्या होता है भाई, इरिवर्सिबल होता है, वापस से रिवर्स नहीं जाता, इसकी एंथैल्पी उच्च होती है, ये भी सही है। निम्न ताप सहायक होता है, तो ये ऑप्शन इसमें सही नहीं है क्योंकि इसमें क्या होता है हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और यह स्पेसिफिक होता है, जिनके बीच में केमिकल रिएक्शन होती है उन्हीं के साथ ही ये अब्जॉर्प्शन हो पाता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इनमें ये 2 कंपाउंड दे रखे हैं, 2 कॉम्प्लेक्स आपको दे रखे हैं और ये पूछा है कि ये आपस में कौन सी समानता प्रदर्शित कर रहे हैं। तो देखिए जब आप इनका आयनन करेंगे ना तो इसमें से एक ये आयन और एक क्या मिलेगा SO4 और दूसरे में से ये आयन और क्या मिलेगा Cl, जबकि इनका क्या मोलिकुलर फॉर्मूला वगैरह सब सेम है, तो ये कहलाते हैं आयन्स अलग अलग होने की वजह से आयनन समावयवी आयनाइजेशन आइसोमर्स कहलाते हैं। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछा है O/W इमल्शन के लिए प्रमुख पाइसी कर्म क्या होता है। देखिए भाई OW का क्या मतलब है, ऑयल इन वाटर, ठीक है, जिसमें कि वाटर क्या है एक मीडियम है, वाटर मीडियम में ऑयल डाला हुआ है, तो इसके लिए इमल्शंस पूछे हैं, इमल्सीफायर भी बोलते हैं इनको। तो देखिए इनके लिए इमल्सीफायर जो है वो प्राकृतिक या संश्लेषित साबुन होते हैं, ठीक है। अच्छा O/W का जो एग्जाम्पल होता है वो आप मिल्क ले सकते हैं, ठीक है। और पाइसीकारक क्या होते हैं, पाइसीकारक वो होते हैं जो कि इनको स्टेबल करते हैं, इमल्शंस को जो क्या करते हैं स्टेबल करते हैं। सो इनके स्टेबिलिटी के लिए यानी कि मिल्क की स्टेबिलिटी के लिए आपको याद रखना है कि साबुन या फिर गम, ठीक है, प्रोटीन, ये सब यूज़ किए जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। बाकी जो अल्कोहल है और लवण है ये W/O वाले सॉल्यूशन के लिए इमल्सीफायर का काम करते हैं। तो अभी इसका करेक्ट आंसर थर्ड नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा युग्म संकुचन के कारण आकार लगभग समान नहीं होता है। तो आप सभी को पता है कि 3D से 4D में जब जाते हैं आकार बढ़ता है, लेकिन जब 4D से 5D में जाते हैं तो इनका आकार लगभग समान रहता है लेंथेनाइट संकुचन के कारण। अभी पूछा कि किनका आकार समान नहीं है, तो देखिए आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। जिरकोनियम के नीचे हाल्फेनम आता है, नाइबियम के नीचे ये आता है, मोलिब्डेनम टंगस्टन ये आता है, लेकिन इट्रियम और प्लेटिनम, इट्रियम तो यहाँ आता है स्कैंडियम के नीचे इट्रियम आता है, जबकि प्लेटिनम तो
निकल के नीचे इधर आता है, इसलिए इनका आकार डिफर होता है, इनका आकार सेम नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी गैस के 200 टार वाष्प दाब पर उसका विलयन में मोल अंश 5 × 10⁻³ हो तो हेनरी स्थिरांक, हेनरी कांस्टेंट पूछा है। तो हेनरी कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? जो प्रेशर इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू उनका मोल बिन, मोल फ्रैक्शन। सो अपन को निकालना है, यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट निकालना है। सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? के एच इज इक्वल टू पी अपॉन एक्स। ठीक है, पी अपन को कितना दे रखा है? 200, और अपन को यहाँ पर मोल अंश कितना दे रखा है? 5 × 10⁻³ ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और ये एक 0 उसमें चला जाएगा, और 10⁻³ ऊपर जा करके 10⁻+3 हो जाएगा, और एक 0 उसमें ऐड करने से ये बनेगा 4 × 10⁻⁴। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अधोलिखित में कौन सी सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर करती है? तो देखिए, जब भी अपन आयतन लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं ना, वॉल्यूम लेते हैं लीटर में, तो वो जो यूनिट होगी वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। अब देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत में हम किलोग्राम में लेते हैं, मोल अंश में हम नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं, तो उसमें नहीं आएगा। मोलरता और मोललता, मोलरता में हम जो आयतन लीटर में लेते हैं, जबकि मोललता में क्या लेते हैं? विलायक का द्रव्यमान लेते हैं ना। तो लीटर में आयतन सिर्फ यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन में आ रहा है, इसलिए ये यूनिट ताप पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब पर एथेनॉल जल के स्थिर क्वांति के क्वथन का मान क्या होगा? मतलब एजोट्रोपिक सॉल्यूशन है, तो ये कौन से टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं? तो एजोट्रोपिक सॉल्यूशन क्या होता है? तो वे सॉल्यूशन जो कि वेपर या लिक्विड फेज में जिनका कंपोजिशन सेम होता है, एजोट्रोपिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। और ये टू टाइप्स के होते हैं ना, लो बॉइलिंग पॉइंट और एक हाई बॉइलिंग पॉइंट का। मतलब जो हम दो सॉल्यूशन ले रहे हैं, अगर उनका मिक्सअप या मिक्सचर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दोनों के मिश्रण से कम आ जाता है, तो उससे तो हम क्या कहते हैं? निम्न बॉइलिंग पॉइंट वाले स्थिर क्वांति सॉल्यूशन। और अगर उनसे बढ़ के आता है तो हम कहते हैं उच्च क्वथनांक वाले। ठीक है, तो एथेनॉल और जल जो होते हैं वो निम्न क्वथनांक वालों का एग्जाम्पल है। यहाँ पर एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट आता है वो लगभग 78.5 के अराउंड होता है, और वाटर का 100 होता है, जो इन दोनों को मिलाने पर ये 78 के अराउंड जाता है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछा है, KCl के 50% वियोजन के लिए वॉन्ट ऑफ कारक का आई का मान क्या है? तो देखिए भाई, जब KCl को आप आयनाइज्ड करोगे तो ये K प्लस प्लस Cl माइनस में जाएगा, यानी कि 2 आइंस देगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ आइंस के बेसिस पर आप करोगे इसको 2/1, तो आंसर आ जाएगा इसका 2। ठीक है, 2 आयन पर फॉर्मूला यूनिट देता है ये। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक KF की यूनिट क्या होती है? तो ये होती है केल्विन किलोग्राम पर मोल। फोर्थ नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्रोटीन, बहुलक एवं अन्य बृहद अणुओं के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने की प्रचलित विधि कौन सी है? तो इनका जो मोलर मास डिटर्मिनेशन करने के लिए परासरण दाब, ऑस्मैटिक प्रेशर को यूज में किया जाता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, 10 एटमॉस्फेरिक दाब पर किसी आदर्श गैस के 2 लीटर समतापीय रूप से निर्वात में तब तक हम प्रसारित करते हैं जब तक इसका कुल आयतन 10 लीटर ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखो वर्क पूछा है, डब्ल्यू पूछा है, तो डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? NRT ln V2/V1। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ है ये निर्वात में हुआ है, यानी कि वैक्यूम में हुआ है, और जब वैक्यूम में होता है तो यहाँ पर किया गया वर्क कितना आ जाता है? 0। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू रखने से पहले आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिएगा। आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिक्रिया में एंट्रोपी परिवर्तन बताइए। H2 से 2H बन गए। ठीक है, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, सो एंट्रोपी भी क्या होगी? बढ़ेगी। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, एंट्रोपी इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित पैरामीटर में कौन सा विस्तृत यानी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पूछी है? सो देखिए, वॉल्यूम, फोर्स, मास एंड एनर्जी के जो फॉर्म्स होते हैं वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एनर्जी के फॉर्म में ऊष्माधारिता यानी कि जो हीट कैपेसिटी है वो यहाँ पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। बाकी ये ताप, घनत्व, दाब, ये सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि वायुमंडलीय दाब एवं 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोल द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की एंथैल्पी 30 किलो जूल पर मोल है। तो एंट्रोपी परिवर्तन का मान बताइए। तो एंट्रोपी जब चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एस इज इक्वल टू हीट चेंज अपॉन टाइम टी। ठीक है, अब हीट चेंज यहाँ पर डेल्टा जो एच है वो 30 दे रखा है अपन को, 30 किलो जूल पर मोल, और टेम्परेचर 27 डिग्री है, उसको अपन केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 300। ठीक है, 300। तो ये जो आपका आंसर आएगा ये किलो जूल पर मोल में आएगा, लेकिन ऑप्शन देखिए जूल पर केल्विन में दे रखा है, तो इसको आपको इंटू 1000 करना पड़ेगा। ठीक है, इसको जूल में कन्वर्ट, किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब आप यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा
100 जूल पर मोल, 100 जूल पर केल्विन पर मोल। सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि स्थिर दाब एवं ताप पर प्रक्रम स्वतः परिवर्तित होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए आपको सभी को पता है डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव यानी लेस देन जीरो। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में सोडियम एसिटेट के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करवाया जाता है, तो यहाँ पर कैथोड पर कौन सी स्पीसीज मुक्त होती है। तो देखिए ये कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड है। तो यहाँ पर जो एनोड पर है ना, एनोड पर तो बनती है एल्केन, जो एल्केन का फॉर्मेशन होगा और साथ में इसमें H2 गैस फ्री होती है, जबकि कैथोड पर CO2 गैस का फॉर्मेशन होता है। सो कैथोड पूछा है इसमें, यहाँ पर कैथोड पर CO2 गैस फ्री होगी। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट में पूछा है कि ये जो रिएक्शन है अभिक्रिया में ए क्या है। तो यहाँ पर Cr2O3 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और Cr2O3 यानी कि जो क्रोमिक एसिड है ना उसके प्रेजेंस में जो एल्केन है वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाती है, एरोमेटिसिटी आ जाती है इसमें और ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाती है। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित किस एल्कीन के ओजोनीय अपघटन से मैथेनेल एवं प्रोपेन टू ओन प्राप्त होता है। तो मैथेनेल, तो आपको ये पता है कि मैथेनेल बन रहा है, दैट मीन्स कि टर्मिनल एल्कीन है, ठीक है। तो टर्मिनल एल्कीन होगी और साथ में बन रहा है प्रोपेन टू ओन यानी कि एसीटोन बन रहा है। सो एसीटोन आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब ओजोनीय अपघटन करवाएंगे आप तो ये तो बन जाएगा मैथेनेल, इसका तो मैथेनेल बन जाएगा और यहाँ से बन जाएगा एसीटोन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 2, तो 2 मेथिल प्रोपीन नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपीन। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। SN2 के लिए अभिक्रियाशीलता का क्रम, तो आपको पता होगा अभी SN1 में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, सो रिएक्टिविटी का ऑर्डर 3 to 1 रहता है, जबकि SN2 में ऑर्डर जस्ट अपोजिट यानी 1 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए, इसमें पहले 1 डिग्री है, फिर आइसो वाला ग्रुप है, फिर 2 डिग्री है और फिर 3 डिग्री है। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होगा। तो आपको हेलो एल्केन दे रखी है, एल्कोहलिक केच दिया है। एल्कोहलिक केच क्या करता है, अभी विलोपन अभिक्रिया दिखाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाएगा और क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी, ठीक है। और एल्कीन के लिए अपन कौन सा रूल यहाँ पे यूज करेंगे, सेडजेफ रूल। सेडजेफ क्या कहता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी फॉर्म। सो यहाँ पर फोर्थ नंबर ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी है, CH3 को अपन ने CH2 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, किसकी हेल्प से, ये CrO2Cl2 और CS2, ठीक है। तो ये रिएक्शन कहलाती है इटार्ड रिएक्शन। CH3 इसमें डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होता है, CHO में। सो टोलुइन इसमें बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, रिएक्शन का नाम है इटार्ड। नेक्स्ट रिएक्शन में देखिए ये एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन दे रखा है। सो एल्डोल कंडेंसेशन में इसमें पूछा है कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से इस रिएक्शन को करना पड़ेगा। क्रॉस एल्डोल है, दैट मीन्स कि अलग अलग एल्डिहाइड ले रखे हैं। सो 4 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। तो 4 टाइप के प्रोडक्ट में इस तरीके से बनाओगे, यहाँ से पहले इसका एक O और इसका H2 निकलेगा, दूसरे वाले में इसका O निकलेगा तो इसका यहाँ से H2 निकलेगा, ठीक है। और फिर एक इसकी खुद के साथ में होगी और इसकी फिर खुद के साथ में होगी, ठीक है। तो इस ऑप्शन में, इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो इसमें नहीं बनेगा, 2 मेथिल पेंट 3 इनेल नहीं बनेगा, इसकी जगह पेंट 2 इनेल बनेगा, ठीक है। आप चारों प्रोडक्ट बना करके उनका नोमेनक्लेचर कीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछा है, फैलिंग अभिकर्मक के साथ में लाल बुरा अवक्षेप नहीं देता है, कौन जो है वो फैलिंग अभिकर्मक के साथ लाल जो है वो प्रोडक्ट नहीं बनाता है। तो ये एल्डिहाइड की रिएक्शन है, अभी फैलिंग है, टोलेन है ना, सिर्फ अभिकर्मक है, ये सभी कौन होते हैं, ये एल्डिहाइड के साथ टेस्ट देते हैं, लेकिन बेंजल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देते। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में पूछा है कौन सा आइडोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा। आइडोफॉर्म टेस्ट है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए आपको पता है कि CH3 COH और यहाँ पे इस तरीके के बॉन्ड का होना जरूरी है, अदरवाइज इसकी जगह अपन डबल बॉन्ड इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइज होकर के अल्कोहल में ही जाना है, सॉरी रिड्यूस होकर के। सो जिसमें ये वाला ग्रुप नहीं है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है इसमें भी ये ग्रुप है, ऑप्शन 3 में भी ये ग्रुप है, ऑप्शन 2 में भी है, लेकिन ऑप्शन फर्स्ट में देखिए CH3 नहीं है, CH2 है। सो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन पूछी है, अभिक्रिया दे रखी है और X2 लाल फॉस्फोरस के साथ में एसिड की रिएक्शन है और यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकल करके उसकी जगह हेलोजन आ गया है। तो कौन सी रिएक्शन है, हेल वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। सेकंड नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछा है, HCN के साथ में योग में वह कार्बोनिल यौगिक जो अत्यधिक अभिक्रियाशील है, मतलब कि कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन वहाँ पे सबसे इजीली होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो बाकी सभी में CH3 ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, लेकिन यहाँ पर H ग्रुप है, सो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर पाएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर।
अगले क्वेश्चन में पूछा है कौन सा यौगिक एरोमेटिक नहीं है। तो एरोमेटिक में आपको कल रूल पता होगा 4n+2 का इलेक्ट्रॉन्स होने जरूरी है। सो इसमें देखिए 2 और 2 4 और साथ में 2 ऑक्सीजन के लोन पेयर। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर 4 में भी 2 और 2 4 नाइट्रोजन पर लोन पेयर। सो ये दोनों तो है, बाकी इसमें बेंजीन आपको दिख ही रही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 देखिए, इसमें एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ रहा है। सो ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। नेक्स्ट पूछा है नाइट्रोनियम आयन की उत्पत्ति की अभिक्रिया में नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित की किसकी भांति व्यवहार करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। जब आप नाइट्रेशन करवाते हैं ना, तो आप इसमें HNO3 की H2SO4 के साथ में रिएक्शन होती है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, HNO3 से और NO2 का फॉर्मेशन होता है जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो उसके लिए ये हाइड्रोजन H2SO4 अपना एक H+ देता है, यानी कि ये एज ए एसिड वर्क करता है और ये H+ को एक्सेप्ट करता है। सो ये एज ए बेस वर्क करता है, ठीक है। और फिर यहाँ से H2 अलग होकर के NO2+ का फॉर्मेशन होता है। सो ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। HNO3 एक बेस की भांति व्यवहार करता है। या फिर इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। सो अगर ये इसके साथ ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, सो ऑब्वियस सी बात है H2SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। HNO3 एज ए बेस वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बेंजीन के इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन में एरेनियम आयन में, तो जो एरेनियम आयन होता है में इस तरीके से होता है ना, एक यहाँ पर एक H और एक यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है। तो इसमें एक तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है और बाकी सभी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं। तो ऑप्शन देखिए, इसमें सारे सभी कार्बन sp2 है नहीं, सभी कार्बन sp3 है नहीं, एक कार्बन sp3 है, हाँ जी। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा है पराबैंगनी प्रकाश में बेंजीन और Cl2 अणु की अभिक्रिया से गैमेक्सिन का बनना क्या है। तो बेंजीन और Cl2, यहाँ पे इसके 3 मॉलिक्यूल्स काम करते हैं और ये पाई बॉन्ड टूट करके यहाँ पर Cl का एडिशन हो जाता है सारे सारे कार्बन पर, ठीक है। तो ये एक योगज अभिक्रिया यानी कि एक एडिशन रिएक्शन है। तो सेकंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। गैमेक्सिन को लिंडेन भी बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त होता है। तो देखिए भी ग्लूकोज की ब्रोमीन से पूछे, ये बहुत बार पूछा जाता है, रिपीट क्वेश्चन। कई बार ब्रोमीन पूछ लेते हैं, कई बार HNO3 पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन से तो बनता है ग्लूकोनिक एसिड और जबकि HNO3 के साथ में रिएक्शन से बनता है सैकरिक एसिड, ठीक है। ये अल्टरनेटिव पूछा गया है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में। सो ब्रोमीन जल के साथ में ऑक्सीडाइज्ड होकर के ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड देता है। मतलब इसके जो 2 अल्कोहल ग्रुप्स होते हैं ना, जिसमें से एक एसिड में अगर कन्वर्ट हो जाए तो वो ग्लूकोनिक एसिड है, अगर दोनों एसिड में ही कन्वर्ट हो जाए तो वो सैकरिक एसिड है। नेक्स्ट में पूछा है किस विटामिन की कमी से आरबीसी की भुरभुरेपन में वृद्धि तथा मांसपेशियों की कमजोरी हो जाती है। सो ये है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से ऐसा होता है। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक एसेंशियल एमिनो एसिड नहीं है। सो इसमें एसेंशियल एमिनो एसिड्स में ये हो जाता है, आपने ट्रिक से कुछ याद कर रखा होगा, एलेनिन इसमें होगा। बाकी वैलिन, ल्यूसिन, लाइसिन ये सभी एसेंशियल है। 10 एमिनो एसिड ऐसे हैं जो एसेंशियल हैं। नेक्स्ट में डीएनए अणु में शर्करा पूछी है, तो बेटा 2 डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। जबकि आरएनए में क्या होती है, 2 डीऑक्सी नहीं होती है, ठीक है, उसमें राइबोज शुगर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्रोटीन की कौन सी संरचना एमिनो एसिड्स के लिए विशिष्ट क्रम बनाती है। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है ना, वो विशिष्ट होती है, मतलब वो उसकी बेसिक स्ट्रक्चर बनाती है। और उसमें अगर चेंजेस आ जाते हैं तो अमीनो एसिड डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर जो डिजीज उत्पन्न हो जाती है। सो फर्स्ट जो प्राइमरी अमीन है वो बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है। पूछा है कि 3 दिशाओं XYZ में गमन करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा समीकरण सही नहीं है। ये पूछा है, ये श्रोडिंगर इक्वेशन है, उनमें से कौन सा सही नहीं है। सो इसमें ऑप्शन नंबर 3 देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में डेल स्क्वायर साई प्लस आता है प्लस 8 पाई स्क्वायर m/h² e - v साई इज इक्वल टू 0। तो माइनस की जगह यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है। बाकी यहाँ पे देखो अल्फा, ये लैम्डा दिया है, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर मेंशन कर रखी है h/mv। तो ये बाकी सारी रिएक्शन करेक्ट हो जाएगी। 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रोडिंगर तरंग समीकरण के लिए सही नहीं है। तो आपको पता होगा कि जो सही है वो क्या क्या होना चाहिए भी, कंटिन्यूअस होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए और एक ही वैल्यू होनी चाहिए, एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। और इस पर नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनल कंडीशन अप्लाई होती है। सो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, इसके 3 मान होने चाहिए। सो 3 नहीं, इसका सिर्फ एक ही मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सामान्य नियमानुसार यदि त्रिकोण द्विपिरामिडीय में एकांकी युग्म होते हैं, अगर सिंगल उसमें लोन पेयर है, तो वे कौन सी स्थिति पर स्थित होंगे जिससे कि प्रतिकर्षण बल न्यूनतम हो, रिपल्शन फोर्स क्या हो भी, मिनिमम हो। तो वो कौन सी पोजीशन ग्रहण करते हैं, तो वो जो इक्वेटोरियल पोजीशन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, इक्वेटोरियल। सो यहाँ पर फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगर उनमें से सिर्फ एक लोन पेयर है तो ऑप्शन जो स्ट्रक्चर होती है वो सीसो हो जाती है, और अगर 2 लोन पेयर है तो शेप टी शेप आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 2s 2px 2py परमाणु तरंगों के तरंग फलन के संयोग से प्राप्त होने वाले sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए पूछा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कोफिशिएंट। तो इसमें देखिए
sp2 के लिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन तो सही है। आपको पता होगा कि ये आता है और 2 जो आते हैं उसमें सिर्फ़ एक प्लस और माइनस का डिफरेंस रहता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है, इसमें नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं आती है। सो फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। अणु की आकृति किससे निर्धारित नहीं होती है? तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। पाई बॉन्ड जो है वो ज्योमेट्री डिसाइड करने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा सुमेलित है? इनमें से कौन-सा सही है वो आपको बताना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए O3 जो मॉलिक्यूल है ओज़ोन, उसकी शेप वी शेप आती है और जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1.5 आता है। बाकी यहाँ पर देखिए N-3 की शेप लीनियर आनी चाहिए, यहाँ पे वी शेप दे रखा है तो ये गलत हो गया। CO2 की शेप तो लीनियर होती है लेकिन बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2 आता है, सो ये भी गलत हो गया। NO3 की जो शेप होती है वो रेखीय नहीं होती है, बेंट होती है, ठीक है? तो ये और बाकी के तीनों गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है संक्रमण धातु संकुलों के लिए संयोजकता बंध सिद्धांत व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? तो ये रंग की तो बिल्कुल नहीं करता, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की भी नहीं करता है, तापमान के साथ चुंबकीय गुणों का परिवर्तन भी ये प्रदर्शित नहीं करता है। तो ये किसकी व्याख्या करता है? आकृति और स्थायित्व की। नेक्स्ट में पूछा है D6 विन्यास के लिए हाई स्पिन के लिए क्रिस्टल फील्ड यानी कि आपको बताना है स्टेबलाइजेशन एनर्जी। D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाई स्पिन का मतलब क्या हो गया? यानी कि ये पूछा है असफल के ऑक्टाहेड्रल के लिए। सो ऑक्टाहेड्रल के लिए विन्यास क्या होता है? T2G नीचे, Eg ऊपर, D6 हाई स्पिन 1 2 3 4 5 एंड ये 6 इस तरीके से, ठीक है? सो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.04। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में पूछा है एक बढ़ते हुए सिग्मा दाता का स्वरूप क्या होता है? सिग्मा मतलब डोनर पूछा है इसमें। तो जब आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं तो इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर पर कौन आता है? कार्बन डोनर आता है। उसके बाद में कार्बन डोनर के बाद में आता है नाइट्रोजन वाला और फिर आता है ऑक्सीजन और फिर हैलाइड, ठीक है? आपने देखा होगा ना जैसे सबसे पहले CO, CN इस तरीके से आते हैं, फिर नाइट्रोजन वाले आते हैं NH3, फिर ऑक्सीजन वाले OH, H2 वगैरह और फिर सबसे लास्ट में कौन आता है? हैलाइड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में डेल्टा जीरो का मान किस पर डिपेंड करता है? तो जो ये एनर्जी रहती है CFSE की वैल्यू जो होती है, स्टेबलाइजेशन जो एनर्जी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? भाई लिगेंड की प्रकृति बिल्कुल डिपेंड करती है, उस पर चार्ज पर डिपेंड करती है, धातु के प्रतिनिधि संक्रमण श्रेणी की स्थिति पर डिपेंड करती है। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। और डी जो ऑर्बिटल होते हैं उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स पर भी डिपेंड करती है। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अष्टफलकीय आकृति में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विकृति का कारण क्या है? तो ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है उसमें विकृति मतलब जोन टेलर डिस्टॉर्शन आप पढ़ते हैं जहाँ पर, तो ऑक्टाहेड्रल में अपन क्या पढ़ते हैं? इजी ऊपर T2G नीचे, ठीक है? तो इसमें अगर अगर सिमेट्रिकल इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब तो इसमें क्या होता है? डिस्टॉर्शन नहीं पाया जाता जोन टेलर, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का तो इसमें डिस्टॉर्शन होता है, जोन टेलर डिस्टॉर्शन। अगर इसमें होता है तो वीक होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग होता है। तो ईजी वाले में असममित भराव की वजह से स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन पाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अष्टफलकीय संकुल के D6 आयन का प्रबल लिगेंड क्षेत्र में प्रचक्रण मात्र चुंबकीय गुण का मान पूछा है। तो देखिए D6 है, D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो D6 में और वो भी प्रबल है, ठीक है? तो D6 में प्रबल का क्या मतलब हो गया? सबके सब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? पेयर्ड हो गए तो फिर चुंबकीय गुण कितना आ गया? 0। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में देखिए पूछा है कि लेंथेनाइड में चक्रण योगदान S और कक्षीय योगदान L, यानी कि जो स्पिन कंट्रीब्यूशन रहता है वो S है और ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन L है और उनके कपलिंग से मतलब उनके संयोग से एक नई क्वांटम संख्या J प्राप्त होती है जिसे हम चक्रण एंगुलर क्वांटम संख्या कहते हैं। अब ये पूछा है कि कोश के आधे से कम भरे होने पर निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो आप सभी को पता होगा कि अगर ये हाफ फिल्ड होता है मतलब इन दोनों के योग से L+S से लेकर के L-S तक होते हैं J की वैल्यू, L+S से लेकर के L-S तक। अब अगर हाफ फिल्ड है अगर हाफ फिल्ड है अगर हाफ फिल्ड होगा तो हम लेते हैं L-, यानी कि स्मॉल वाली वैल्यू ली जाती है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? L-L फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। और अगर यही हाफ फिल्ड से ज़्यादा होता तो कौन सी वैल्यू ली जाती? L+S। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न ताप पर यूरेनियम+3 का चुंबकीय आघूर्ण निम्नलिखित में से किसके समीप होता है? तो एवलॉक पढ़ा होगा आपने, जो यूरेनियम+3 है इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो 0 के समीप होता है। एवलॉक की जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो आप ये ग्राफ वो डबल शेप ग्राफ मिलता है, उसमें विद एक्सेप्शन होता है, तो उस ग्राफ में यूरेनियम की जो वैल्यूज़ होती है वो 0 के आसपास आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है सीरियम+3 इट्रियम+3 यूवी
क्षेत्र में प्रबल अवशोषण प्रदर्शित करते हैं। निम्न में से कौन सा कारण इसके लिए सही नहीं है? ठीक है, करेक्ट नहीं है पूछा है। तो देखो 4f से 5d में संक्रमण का होना तो बिल्कुल सही है। डेल्टा एल का मान +1 ये भी सही है। इन आयनों में इलेक्ट्रॉनों का उन्नयन अन्य आयनों की तुलना में कठिन है और ये एफ डी शिखर इनका विस्तृत होता है, यानी कि पीक्स आर ब्रॉड ब्रॉड पीक आती है इनकी। तो ये तीनों तो सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसमें करेक्ट आंसर नहीं, करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इलेक्ट्रॉनों का उन्नयन इसमें अन्य आयनों की तुलना में कठिन नहीं होता है। नेक्स्ट में पूछा है इस कॉम्प्लेक्स में सीई की उप सहसंयोजक संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। तो आप सभी को पता है NO3 क्या है, एक बाइडेंटेड लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जस्ट डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 दे रखा है, लेकिन बाइडेंटेड है तो एक मॉलिक्यूल एक लिगेंड 2 बॉन्ड बनाएगा, तो डबल यानी कि फोर्थ नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में संकुल दे रखा है और उसकी ज्योमेट्री पूछी है आपसे। तो ज्योमेट्री में देखिए फिर से वही बाइडेंटेड लिगेंड है, सो ये 12 बॉन्ड बनाएगा। सो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है इसकी, जिसे हम कहते हैं आइकोसाइडल यानी कि विंच फल की। नेक्स्ट में कार्बनिक विलायक में घुले किस आयन का बीटा डाइकीटोन संकुल एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में लेंथेनाइड शिफ्ट के लिए अभिकर्मक के रूप में यूज होता है। तो लेंथेनाइड शिफ्ट अभिकर्मक के रूप में प्रोमीथियम Pr+3 को यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। उच्च दाब पर फोस्फिन का तप्त टंगस्टन पर प्रेरकीय विघटन का वेग नियम क्या कहलाता है? तो उच्च दाब पर जब फोस्फिन का ये प्रेरकीय विघटन करते हैं तो उसमें कोई भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जब विघटन होता है तो उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एक प्रारंभिक अभिक्रिया 2A से प्रोडक्ट बन रहा है, इसके वेग नियम का समाकलित रूप है। तो देखिए ये आपको रेट इक्वेशन दे रखी है और रेट इक्वेशन में जितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेट करते हैं वो उसका रेट इक्वेशन ही कहलाएगा, यानी कि ये 2 पार्टिसिपेंट है यहाँ पर। सो ये है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लो क्या होती है, KT इज इक्वल टू 1/A माइनस 1/A माइनस एक्स। ठीक है, अगर आप इस फॉर्म में याद करें तो ये, अदरवाइज आपको ये फर्स्ट फॉर्म दिख रहा होगा ए की जगह, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन और माइनस A0, मतलब सॉरी रिमेनिंग कंसंट्रेशन माइनस A0। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट में सफल संघट्य का पहलू है द एस्पेक्ट ऑफ सक्सेसफुल कॉलिजन। तो सक्सेसफुल कॉलिजन के लिए क्या क्या एसेंशियल होता है? तो देखिए वो उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, उनका एक निश्चित एनर्जी से वो टकराने चाहिए, यानी कि एनर्जी की रेट उनकी सही होनी चाहिए, तभी वो टक्कर कर पाएंगे, और ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। तो ये इसके तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में अधोलिखित पदार्थों में किसकी मानक मोलर विचलन एंथैल्पी शून्य होती है? देखिए लास्ट के फर्स्ट ग्रेड का पेपर भी मैंने जब सॉल्व कराया था, उसमें भी ये क्वेश्चन इस तरीके से रिपीट था, अलग अलग दिए हुए थे मॉलिक्यूल। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कार्बन अगर हीरे के फॉर्म में होती है तो उसकी जो विचलन एंथैल्पी होती है, यानी कि फॉर्मेशन जो एंथैल्पी होती है वो कितनी आती है, 0। जबकि कार्बन की ग्रेफाइट के फॉर्म में नहीं आती है 0, H2 या Br2 की भी नहीं आती है। ठीक है, तो ये ग्रेफाइट हीरे के फॉर्म में इसकी 0 होगी। वेग नियम K इज इक्वल टू पी ए ई की पावर माइनस ई अपन आर टी में कारक P है। तो ये आरएनएस रेट इक्वेशन का फॉर्म दिया हुआ है, जब इसमें करेक्शन किया गया तो फिर इसमें P ऐड किया गया था। तो ये P किसको प्रदर्शित करता है? तो ये यहाँ पर इसके स्टेरिक फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 0.25 मोलल K2SO4 विलयन की आयनिक सामर्थ्य क्या होगी? तो आयनिक सामर्थ्य का फॉर्मूला क्या होता है? आयनिक सामर्थ्य के लिए आप क्या लगाते हैं, 1/2। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कितना मोलर सॉल्यूशन है, 0.25 है ना। सो 0.25, अच्छा जब आप इसको आयनाइज कराओगे K2SO4 को, तो K2 के 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, मतलब 2K+ मिलेगा। सो यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्लस K पर चार्ज कितना है, 1, सो 1 का स्क्वायर। साथ में क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे SO4 में चार्ज कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर, और SO4 का एक ही मॉलिक्यूल मिलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ अपन 0.25 मोलर सॉल्यूशन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछा है ऑनसगर समीकरण दे रखी है, जिसमें से फर्स्ट एंड सेकंड जो टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। तो देखिए इसमें दो प्रभाव होते हैं, दो इफेक्ट अपन पढ़ते हैं, एक तो एसिमेट्रिकल इफेक्ट और एक इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। एसिमेट्रिकल में क्या होता है अभी, उनका जो सिमेट्री बनी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और जबकि वैद्युत कण संचलन यानी कि इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट में जो विलियन की जो शांता होती है वो इसके मूवमेंट को डिस्टर्ब करती है। तो इस तरीके से दो इफेक्ट पढ़ते हैं अपन। तो देखिए जो आपको टर्म दे रखे हैं उसमें एक नीटा नीटा दिख रहा होगा आपको, नीटा मतलब विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो विस्कोसिटी किसको किसके टर्म को एक्सप्लेन करेगा, वैद्युत कण संचलन को। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। सेकंड वाला जो टर्म है वो असमित प्रभाव एंजियोमेट्रिकल इफेक्ट को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एक द्विसंयोजी और एक संयोजी वैद्युत अपघट्य के लिए
माइनस लोग गामा प्लस माइनस को डेल म्यू के विरुद्ध जब हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो उसका ढाल यानी कि स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो इसका जो ढाल होता है वो जेड प्लस जेड माइनस और मल्टीप्लाई में पॉइंट 0.509 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस और जेड माइनस क्या है? चार्ज है। तो एक द्वितीय एनर्जी 1 है और एक द्वितीय एनर्जी का 2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.05909। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। रिएक्शन में देखा पूछा है एक अभिक्रिया निम्नलिखित वेग नियम का पालन करती है। हमें यहाँ पर एक रेट लो दे रखा है जिसमें कि जो ए के रिले की जो कंसंट्रेशन है, डीके की कंसंट्रेशन के, ए की कंसंट्रेशन बी स्क्वायर और सी, इस अभिक्रिया का अध्ययन प्रारंभिक सांद्रता यानी कि हमें कंसंट्रेशन दे रखी है ए की, बी की एंड सी की और क्रिया करता है और पूछा है शुडो ऑर्डर। इस रिएक्शन का शुडो ऑर्डर पूछा है। तो देखिए यहाँ पर हमने बी और सी की जो कंसंट्रेशन दे रखी है वो 0.04 दे रखी है, लेकिन ए की कंसंट्रेशन 0.001 दे रखी है। तो यहाँ पर शुडो ऑर्डर रिएक्शन हम कैसे निकालते हैं? जब हम ए की कंसंट्रेशन को बहुत ही हाई अमाउंट में लेते हैं और फिर जो रिएक्टेंट है किस रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो यहाँ पर ए की कंसंट्रेशन की तुलना में इन दोनों की कंसंट्रेशन को लगभग 40 गुना ज़्यादा ले लिया गया है ना। तो इसलिए जो रिएक्शन है वो इनकी कंसंट्रेशन पर कम डिपेंड करेगा, फर्स्ट वाले की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो अगर शुडो ऑर्डर की बात हम करेंगे तो ये जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया रखा है 2 इंटू 10 टू पावर -3 MHCl के विलियन के लिए पीएच का मान पूछा है। तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? पीएच इक्वल टू होता है माइनस लोग H प्लस की कंसंट्रेशन। लेकिन आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो H प्लस की कंसंट्रेशन है वो हमेशा नॉर्मलिटी में ली जाती है। ठीक है, हमेशा ये वैल्यू नॉर्मलिटी में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो मोलरिटी में दे रखी है। तो यहाँ पर इसको हम मोलरिटी में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन देखिए HCl का सोल्यूशन है, यहाँ पर एक्स फैक्टर कितना आएगा? 1 ही आएगा ना। दोनों में चार्ज +1 या -1 1 चार्ज होता है। तो यहाँ पर नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी इक्वल आएगी। सो ये यहाँ पर कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। सो ये हो जाएगा माइनस लोग 2 इंटू 10 टू पावर -3। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन प्लस में कन्वर्ट होता है लोग में, तो ये माइनस बाहर रहेगा और ये आ जाएगा लोग 2। और जब हम यहाँ पर लोग लगाएंगे तो 3 आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -3 लोग 10। लोग 10 की वैल्यू 1 होती है। लोग 2 की आप वैल्यू पुट करेंगे 3010 और ये हो जाएगा -3। ठीक है, यहाँ पर बाहर माइनस दे रखा है। सो आप इसको सोल्व करेंगे तो अंदर के मार्क चेंज हो जाएंगे। जैसे भी आप सोल्व करना चाहे इसको +3 माइनस, तो 3 में से 0.3010 जब माइनस करेंगे तो 2.7 बचेगा। सो आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित अर्ध सेल अभिक्रिया से ई नोट सेल क्या होगा? तो ई नोट सेल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे दे नहीं रखा कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है, ये आपको खुद से डिटरमाइन करना है। तो आप सभी को पता है कि अगर ई नोट यानी कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव में आती है तो वो हमेशा एनोड की तरह काम करता है, और जिसकी वैल्यू पॉजिटिव में आती है वो हमेशा कैथोड की तरह काम करता है। लेकिन ये दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ जी, देखिए दोनों में ही रिडक्शन हो रहा है, तो ये वैल्यू सही रिडक्शन पोटेंशियल की है, इसलिए ये नीचे वाला एनोड ऊपर वाला कैथोड होगा। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा कैथोड माइनस एनोड, तो यानी कि 0.77 माइनस और ये -0.76, तो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इन दोनों को आपको प्लस करना है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इन दोनों को जोड़ने से ये वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है यदि निम्नलिखित अभिक्रियाओं का एंथैल्पी परिवर्तन दिया गया हो तो निम्नलिखित अभिक्रिया का डेल्टा H ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन में अपन को 2 इक्वेशन दे रखी है जिससे अपन को ये थर्ड वाली इक्वेशन लेकर के आनी है। ठीक है, तो देखते हैं अपन। देखो अगर ऊपर वाली इक्वेशन में से माइनस कर दिया जाए नीचे वाली को तो CO2 से CO2 कट हो जाएगा, और ये 1 O2 में से हाफ O2 जाएगा तो ये हाफ O2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर C प्लस में है और ये माइनस में, दैट मीन्स कि ये जो CO है वो प्रोडक्ट की तरफ चला जाएगा। तो जस्ट हमें फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन माइनस करने से ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो हम इनकी वैल्यू को भी माइनस कर देते हैं। तो डेल्टा H की फर्स्ट वैल्यू ये दे रखी है, इसमें से अपन ये माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स कि ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है इसलिए आंसर जो है वो माइनस में आ जाएगा। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आएगा 111.5। ठीक है, 111.5 किलो जूल। तो थर्ड नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में डेल्टा G यानी कि गिब्स इक्वेशन पूछी है इसमें। तो ये कौन सी इक्वेशन है? तो ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण कहलाती है। थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है माइनस डेल ए इज इक्वल टू डब्ल्यू रिवर्सिबल समीकरण में कारक ए क्या है? तो यहाँ पर ये ए जो है जी किसको गिब्स एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा था जैसे ऊपर वाले में, और ये जो ए है वो हेल्महोल्ट्ज को रिप्रेजेंट करता है। सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श गैस के लिए समदाबी प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन देता है। तो देखिए, अगर आपको इक्वेशन याद भी नहीं है ना, तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि समदाबी प्रक्रम पूछा है, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर। तो यहाँ पर देखिए सीपी दे रखा है। सीपी क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी। सो ये जो फॉर्मूला होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, पूछा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर HCl की NH4OH से उदासीनीकरण एंथैल्पी की वैल्यू पूछिए। तो आप सभी को पता होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को जब मिक्स किया जाता है तो जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकलती है उसकी वैल्यू होती है -57.3 किलो जूल। ठीक है, अब अगर इन दोनों में से एक भी वीक ले लिया जाए तो ये जो एनर्जी होती है वो 57.3 से कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि उतनी एनर्जी उस वीक एसिड या बेस के न्यूट्रलाइजेशन में, सॉरी, आयनाइजेशन में काम में ले ली जाती है। ठीक है, इसलिए वो हीट कुछ अब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए इतनी हीट उसमें रिलीज नहीं होती है। माइनस का निशान क्या शो कर रहा है कि हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, अगर ये दोनों स्ट्रॉन्ग होते तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ आपको दिख रहा होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक वीक बेस है। ठीक है, इसलिए आपको एनर्जी 57 से कम शो करनी है। ऑप्शन अगर हम चेक करते हैं तो ओनली सेकंड नंबर ऑप्शन जो 57 से कम है, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है एन ब्यूटेन के दो विषम तली यानी कि जो गोश फॉर्म होते हैं, गोश कन्फर्मर्स है, वो आपस में क्या होते हैं। तो देखो, एन ब्यूटेन के अगर हम गोश फॉर्म बनाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बनेंगे। एक CH3 अगर यहाँ है तो दूसरा यहाँ पर आता है। ठीक है, बाकी जगह सभी जगह H है। और अगर हम इसका दूसरा गोश फॉर्म बनाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये यहाँ CH3 आएगा। ठीक है, एक CH3 यहाँ पर है। अब देखिए, ये जो दोनों फॉर्म है ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, यानी कि अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं। इसलिए ये क्या कहलाते हैं? एनेंशियोमर, यानी कि प्रतिबिंब रूपी। तो एन ब्यूटेन के दोनों समावयवी आपस में एनेंशियोमर्स बनाते हैं, यानी प्रतिबिंब रूपी। फर्स्ट नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट में पूछा है, अधिकतर एथेन अणु स्वाभाविक रूप से निम्नलिखित किस स्वरूपण में पाए जाते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो स्टैगर्ड फॉर्म होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ जो एल्केन होते हैं वो स्टैगर्ड फॉर्म यानी शांतरित रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से किसका विन्यास ई है। तो ई का मतलब क्या होता है? अपोजिट। जेड मतलब सेम और ई का मतलब होता है अपोजिट। तो ई और जेड नोमेनक्लेचर में हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। ए कार्बन से लगे हुए दोनों जो एटम्स होते हैं उसको हम प्रायोरिटी देते हैं। तो इन दोनों में से देखिए एच और सीएल से जिसका एटॉमिक नंबर हाई उसको प्रायोरिटी पर रखा जाता है, इसलिए इसमें से प्रायोरिटी देंगे हम सीएल को। और बी आर सीएल में से किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है? तो एफ सी एल बी आर आई, तो बी आर का ज़्यादा होगा, इसलिए देखो ये अपोजिट है तो इसका नोमेनक्लेचर ई जो है ई हो जाएगा। बाकी में आप चेक कर सकते हैं। देखो, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सीएल और सीएल अपोजिट है, लेकिन आपको इस तरीके से ईजेड नोमेनक्लेचर नहीं करना है, आपको प्रायोरिटी के बेसिस पर ही करना है। इसलिए सेकंड नंबर में आप देखिए, यहाँ पर आप सीएल को प्रायोरिटी देंगे और जबकि यहाँ पर आप बीआर को प्रायोरिटी देंगे। इसमें आप बीआर को प्रायोरिटी देंगे, यहाँ सीएल को प्रायोरिटी देंगे, इसमें भी आप CH3 को और इधर बीआर को। तो देखो, ये सारे प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड आ रहे हैं, तो सेम साइड का नोमेनक्लेचर जेड होता है, जबकि फर्स्ट नंबर ऑप्शन में नोमेनक्लेचर ई आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित किस समावयवियों को एकल आबंध के गुणन से एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से उनको इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आपको पता होगा इसमें जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं, कन्फर्मेशनल्स यानी कि हिंदी में इनको बोलते हैं सरूपण समावयवी, तो उनको हम वन बॉन्ड के रोटेशन से एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमने पढ़ा एन ब्यूटेन के कन्फर्मर्स है, तो ये सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट में पूछा है, साइक्लोहेक्सेन के निम्नलिखित किस स्वरूपी में उच्चतम ऊर्जा अवरोध के साथ उच्च कोणीय एवं मरोड़ी विकृति, मतलब ये पूछ रहा है कि किसमें एंगल स्ट्रेन जो है या टोर्शनल स्ट्रेन है वो उसमें वो हाईएस्ट एनर्जी वाला है। यानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इनमें से कौन सा सबसे लिस्ट स्टेबल है, क्योंकि जिसमें स्ट्रेन ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम। ठीक है, तो हम इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ इस तरीके से देखते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सा होता है? चेयर फॉर्म, उसके बाद में ट्विस्ट बोट फॉर्म, ठीक है, उसके बाद में बोट फॉर्म, और फिर होता है हाफ चेयर फॉर्म। ये आपको सीक्वेंस याद रखना होता है, ये बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अब ये पूछा है कि स्ट्रेन सबसे ज़्यादा किस में है, तो स्ट्रेन किस में ज़्यादा होगा? जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पर जो हाफ चेयर फॉर्म होता है यानी अर्धकुर्सी रूप, उसमें स्ट्रेन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी अभिक्रिया है। देखिए, रिएक्शन दे रखी है और इसमें प्रोडक्ट पूछा है, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये अभिक्रिया जो है मैनिक अभिक्रिया है। मैनिक अभिक्रिया में क्या होगा, यहाँ से इस वाले कार्बन का H जाता है, यहाँ फॉर्मल्डिहाइड लिया जाता है इस रिएक्शन में, इसका हो जाएगा, और इसमें लिया जाता है एमीन। सो एमीन का यहाँ पर जाता है H। ठीक है, कुल मिलाकर के H2O निकल जाता है। H2 निकालेंगे, बाकी मॉलिक्यूल कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ से इस वाले से C से CH2 जुड़ेगा और फिर ये बाकी का मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा। तो इस हिसाब से जो सेकंड नंबर ऑप्शन नहीं, फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। देखिए, फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है
इसमें जो CH2 आपको रिंग के साथ जो CH2 जुड़ा हुआ दिख रहा है वो फॉर्मेल्डिहाइड वाला CH2 है और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है। ठीक है, एक H और ये CH2 इससे जो जुड़े हुए हैं, ये एक H और एक Cl जो है वो एक्स्ट्रा इसके जो आयनिक फॉर्म में है वो है जो एक्स्ट्रा है, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ निकल जाता है, तो ये यहाँ से एज इट इज जुड़ जाते हैं। ठीक है, मैनिक अभिक्रिया कहलाती है। सो 4th नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसमें भी प्रोडक्ट पूछ रखा है। सो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि ये जो रिएक्शन दे रखी है वो है रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन। तो रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन में क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का फॉर्मेशन होता है जिंक की प्रेजेंस में, और ये ब्रोमीन का जो एस्टर है, ब्रोमो एस्टर जो है वो रिएक्शन करता है, और यहाँ से ये OH जो आपको O ग्रुप दिख रहा है उसकी जगह क्या जुड़ जाता है, इस रिंग से कुछ इस तरीके से OH और ये बाकी बचा हुआ CH2 COO CH3 जुड़ जाएगा। ठीक है, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन कहलाती है। लेकिन इसके साथ देखिए सेकंड में दे रखा है हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस एस्टर का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा जिससे यहाँ से एसिड आ जाएगा और ये एल्कोहल का मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में दे रखा है H2SO4। H2SO4 क्या करता है, निर्जली कारक का काम करता है, तो ये करेगा यहाँ से डिहाइड्रेशन, तो यहाँ से ये इसका OH और इस वाले जो कार्बन का हाइड्रोजन ये निकल करके यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर देंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप तक हो गया। अब फिर क्या दे रखा है, बी के साथ आपकी रिएक्शन करानी है सेलेनियम के साथ में। तो सेलेनियम आपको पता होगा कि अगर किसी रिंग में, जैसे इसके साथ जो एक और रिंग जुड़ी हुई है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये अगर कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड को क्रिएट करता है, सो एक बॉन्ड यहाँ पर ऑलरेडी है, अगर यहाँ बॉन्ड क्रिएट हो जाए तो इसमें क्या आ जाती है, एरोमेटिसिटी आ जाती है, इसलिए सेलेनियम यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट कर देता है H2 को निकाल करके, इसलिए ओवरऑल यहाँ पर जो रिंग है सेकेंड नंबर उसमें एरोमेटिसिटी आ जाती है। तो इसके बेसिस पर ये बन जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि रिफॉर्मेंट्स के में ऑलरेडी एसिड ग्रुप ऊपर था और इस रिंग में सेलेनियम की वजह से एरोमेटिसिटी आ गई, तो सेकंड नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेक्शन में हालांकि ये आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ये स्ट्रक्चर में, लेकिन ये एक्चुअल में एल्डोल कंडेंसेशन दे रखा है। देखिए इसमें इस रिंग में जो सेकंड नंबर जो रिंग है, सॉरी फर्स्ट नंबर जो रिंग है उसमें यहाँ CH3 दिखा रखा है और ये डबल बॉन्ड यहाँ ऐसे डबल बॉन्ड दे रखा है। ठीक है, तो जब ये एल्डोल कंडेंसेशन है, बेस की प्रेजेंस दे रखी है, H2O निकलेगा, तो यहाँ से इसका H2 और इसका ये O निकल गया और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन है, लेकिन आरपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद जो है परफ्यूरल का एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में संघनन से प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन पूछ रखी है आपको और कंडेंसेशन रिएक्शन है और पूछ रहा है कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। इस रिएक्शन में देखिए भी दे रखा है परफ्यूरल। परफ्यूरल की स्ट्रक्चर क्या होती है कि आपको सभी को पता है, ओक्सोल है जिसको अपन फ्यूरेन बोलते हैं, और इसमें यहाँ पर CHO ग्रुप लगा है। ठीक है, फ्यूरल्डिहाइड है ये, इसको परफ्यूरल भी कहा जाता है। इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ है CH3COO COCH3। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ में किसके उपस्थिति में, सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में, तो ये रिएक्शन जो है वो यहाँ पर सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में है। अब देखिए इस रिएक्शन को, देखा देखा सा लग रहा है ना, ये है परकीन अभिक्रिया। ठीक है, कुछ दिखा आपको, यहाँ से CHO और ये सोडियम एसिटेट के प्रेजेंस में, एनहाइड्रेट के प्रेजेंस में होता क्या है परकीन रिएक्शन में, इसका ऑक्सीजन और यहाँ से H2 निकलता है और ये हाइड्रोलाइसिस हो करके यहाँ पे क्या जाता है, एसिड ग्रुप आ जाता है। तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट में यहाँ पे इसका ऑक्सीजन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH2 और एनहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस होकर के H आ जाता है। ठीक है, तो एसिड बन गया है ना, एसिड बन गया। तो ये जो एसिड है ये कहलाता है फ्यूरिल एक्रिलिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एक असमानुपातन अभिक्रिया है। तो असमानुपातन क्या होता है, जिसमें एक कंपाउंड हो जिसमें एक ही साथ उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो, दोनों अभिक्रिया एक साथ हो, तो उसे हम असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, सो अब देखिए ऑप्शन कौन सी रिएक्शन होगी ऐसी, तो कैनिचारो है, पता है आपको। इसमें हम क्या लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, और फॉर्मेल्डिहाइड से इसमें एक का तो क्या हो जाता है ऑक्सीडेशन, यानी कि एक से तो क्या बन जाएगा फॉर्मिक एसिड, और एक का हो जाएगा अपचयन रिडक्शन, तो क्या बन जाएगा एथेनॉल। तो ये रिएक्शन कैनिचारो रिएक्शन कहलाती है, इसे हम असमानुपातन अभिक्रिया भी कह देते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया में, उपरोक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में से किसका अनुप्रयोग है, किसका यूज हुआ है, या अपन हम कह सकते हैं कि नेम रिएक्शन है, ये पूछा है कौन सी रिएक्शन है। तो देखिए आप प्रोडक्ट एल्डिहाइड का संघनन हो रहा है दोनों ही अभिक्रिया में, सॉरी इस अभिक्रिया में प्रोडक्ट में, तो दोनों जो रिएक्टेंट है वो आपस में मिलकर के और प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसमें आप देखिए ये है बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। कैसे, इसमें बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या होता है, इसमें एक का CH ग्रुप OH में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि दूसरे का जो CH ग्रुप होता है CHO ग्रुप वो CO, यानी कि इसका एक का हाइड्रोजन यहाँ से निकल करके और दूसरे ग्रुप के साथ जुड़ जाता है, तो ये कहलाता है बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट सेक्शन में पूछा है डाइएजोनियम लवण की फिनोल एवं एरोमेटिक अमीन के साथ में युग्मन अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या होती है। तो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन बहुत बात पूछी जाती है, रिपीट होती है। तो एरोमेटिक अमीन के साथ जब ये रिएक्शन होती है तो ये देता है इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए ये दोनों रिएक्टेंट इस तरीके से, ये हो गया डाइएजोनियम लवण और दूसरा ये फिनोल के साथ में रिएक्शन हो रहा है और ये कपलिंग रिएक्शन होती है। यहाँ से इसका फिनोल का जो पैरा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है और वो यहाँ से ये Cl निकल जाता है। तो ये कुल मिलाकर के ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करता है जो इसकी पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहे हैं। सो सेकंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रिएक्शन में पूछा है वही डाइएजोनियम सॉल्ट दे रखा है और एथेनॉल के प्रेजेंस में कॉपर चूर्ण साथ में है, ए बना, साथ में N2H2SO4 का एलिमिनेशन हो गया। तो इसमें पूछा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो डाइज़ोनियम सॉल्ट जो है एथेनॉल के प्रेजेंस में बेंजीन का फॉर्मेशन करता है। अगर यहाँ पे बेंजीन ऑप्शन होता तो भी हम उसको करेक्ट कर सकते थे। तो लेकिन देखिए बेंजीन ऑप्शन नहीं है, इसमें बाइफिनाइल ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर थर्ड। एक्चुअली में इसमें क्या होता है, ये वाला जो N2 है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाता है इस तरीके से, N2+ है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा और ये रिंग एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगी और इस पर दूसरी वाली रिंग पर ये अटैक करके और इलेक्ट्रॉन फिलिक्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके उसके साथ में इस तरीके से ऐड हो जाएगी। इसलिए इसका प्रोडक्ट जो है C नंबर बनेगा, बाइफिनाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन में नाइट्रोबेंजीन का उदासीन विलयन में यशद धुली यानी कि ये जिंक डस्ट की बात कर रहा है। जिंक डस्ट एंड अमोनियम क्लोराइड के साथ में इसकी जब रिएक्शन होती है तो रिडक्शन से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन से। तो ये नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन अलग अलग कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अलग अलग होता है। तो आपको ये याद रखना है कि भाई ये जिंक और ये नाइट्रोबेंजीन है, ये जिंक और साथ में ये अपन क्या दे रहे हैं इसको, बेसिक मीडियम NH4Cl दे रहे हैं। तो इसके प्रेजेंस में ये अपचयित होकर के NH2OH का फॉर्मेशन करती है। दैट मीन्स कि फोर्थ नंबर फेनिल हाइड्रोक्सिलामीन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें अगर हम ग्लूकोज ले लेते हैं तो अलग प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पर बेस के प्रेजेंस में NaOH के प्रेजेंस में अलग प्रोडक्ट बनता है। तो ये सभी सीक्वेंस है, हर साल ये पूछा ही जाता है अलग अलग सीक्वेंस का, तो ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जब एरिल हेलाइड को द्रव अमोनिया में बहुत प्रबल क्षारकीय एमाइड आयन से अभिक्रिया करवाई जाती है तब यह एनिलीन में परिवर्तित हो जाता है। तो इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती क्या बनेगा। तो देखिए ये रिएक्टेंट दे रखे हैं, इसमें एरिल हेलाइड दे रखा है और पूछा है कि लिक्विड अमोनिया और साथ में हमने क्या ले रखा है, प्रबल क्षारकीय एमाइड यानी कि NaNH2। तो ये आपको देखी हुई रिएक्शन लग रही होगी। तो इसमें क्या बनता है, इंटरमीडिएट बेंजाइन बनता है। यहाँ से एक H और ये Cl यहाँ निकल जाता है और बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन भी काफ़ी बार, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट होता है। इसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी मैकेनिज्म होती है। तो ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू संपन्न होता है। ठीक है, मध्यवर्ती बनता है बेंजाइन। नेक्स्ट पूछ रखा है अभिक्रिया में आपको देखो बीच में एक कंपाउंड दे रखा है इस तरीके से और इसकी दोनों साइड से रिएक्शन पूछी है। फर्स्ट टाइम हमने इसकी रिएक्शन करवा दी NH4HS के साथ में और दूसरी बार हमने इसकी करा दी रिएक्शन SnCl2 HCl के साथ और दोनों में पूछा है कि A और B क्या क्या बनेंगे, A और B क्या क्या बनेंगे। तो देखिए इन दोनों की प्रेजेंस से सबसे पहले तो ये देखना है कि ये दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट हैं। दैट मीन्स कि नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि दोनों नाइट्रो ग्रुप्स में से सिर्फ एक ही नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला आपको अभिकर्मक दे रखा है, रीजेंट दे रखा है, ये लेस हिंडर्ड नाइट्रो ग्रुप को अपचयित करता है और उसको NH2 में कन्वर्ट कर देता है। जबकि SnCl2 HCl हिंडर्ड यानी कि जो बीच में मिड में दे रखा है NO2 उसको अपचयित करके NH2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इतना तक भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको दे रखा है नोमेनक्लेचर। आंसर में आपको नोमेनक्लेचर के थ्रू आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर नोमेनक्लेचर में हम नंबरिंग करते हैं NH2 ग्रुप से। ठीक है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर नाइट्रो ग्रुप और फोर्थ नंबर दिया CH3 को। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग नाम हो जाएगा 3 नाइट्रो, 3 पर नाइट्रो और बेंजीन रिंग जिस पर CH3 और NH2 जुड़ा रहता है उसे हम कहते हैं टोलुडीन। ठीक है, अगर रिंग पर CH3 और NH2 दोनों जुड़े रहते हैं तो उसे हम कहते हैं टोलुडीन। तो ये एक दूसरे की पैरा पोजीशन पर है इसलिए कहलाएगा पैराटोलुडीन। तो 3 नाइट्रो पैराटोलुडीन तो बनेगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन में यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन। और सेकंड में B में क्या बनेगा, यहाँ से अगर फिर से NH2 से हम नंबरिंग शुरू करते हैं तो फर्स्ट नंबर इसको देंगे, सेकंड नंबर इसके पास वाले CH3 को देंगे, थर्ड फोर्थ एंड देन फिफ्थ। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा, फिफ्थ नाइट्रो ऑर्थोटोलुडीन, क्योंकि आपस में क्या दोनों ऑर्थो पोजीशन पर है इसलिए ऑर्थोटोलुडीन। सो सेकंड नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पद अभिक्रिया बहुलकन का उदाहरण नहीं है। इज नोट द एग्जाम्पल ऑफ स्टेप रिएक्शन पोलिमराइजेशन। स्टेप बाय स्टेप जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है वो इसमें किसमें अप्लाई नहीं होती है, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, नाइलॉन 66 बोलते हैं हम इसको। कंडेंसेशन के थ्रू ये बनता है और इसमें एक H2O NH3 जिसमें छोटे उत्पाद निकल जाते हैं उसे हम कंडेंसेशन अभिक्रिया कहते हैं। जबकि देखो बाकी तीनों में योगात्मक अभिक्रिया संघनन के द्वारा ये योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा ये तीनों बन रहे हैं, इसलिए थर्ड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइलॉन 66। नेक्स्ट में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपसहसंयोजक बहुलकरण के लिए सही नहीं है।
फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। तो देखो ऑप्शन में दे रखा है, पहला है इसमें त्रिविम रासायनिक नियंत्रण नहीं है, मतलब इसमें जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो कंट्रोल नहीं रहती है। सेकंड दे रखा है कि इसके अंदर ब्रांच्ड अनब्रांच्ड पॉलीमर बनते हैं। थर्ड में दे रखा है बहुलक में उच्च मात्रा की क्रिस्टलता होती है और उच्च घनत्व और उच्च गलनांक। तो उच्च घनत्व वाला बनता है, क्रिस्टलीय भी बनते हैं, और ये अशाखित बहुलक में ही काम में आता है। लेकिन फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट नहीं है कि इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री कंट्रोल नहीं रहती है, ये एक सर्टेन स्टीरियो केमिस्ट्री वाली प्रोडक्ट ही फॉर्म करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजनन क्षमता औषध का उदाहरण है। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग जो है नोर एड्रिनलिन इज द एंटी फर्टिलिटी ड्रग। नेक्स्ट में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु नहीं है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पूछा है, तो एंटीबायोटिक के अलग अलग एग्जाम्पल ब्रॉड एंड नैरो स्पेक्ट्रम के अपन को याद रखने होता है। तो जो पेनिसिलिन जी है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला एंटीबायोटिक नहीं है, ये नैरो स्पेक्ट्रम में आता है पेनिसिलिन जी। नेक्स्ट में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी औषध एंटी हिस्टामिन का कार्य करती है। तो एंटी हिस्टामिन में जो सेल्डेन है वो एज ए एंटी हिस्टामिन काम करती है। नेक्स्ट पूछा है BH3 की बिंदु समूह संचय यानी कि सीमेंट पॉइंट ग्रुप पूछा है BH3 का। तो BH3 की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है इसकी। ट्राइगोनल प्लेनर में जो पॉइंट ग्रुप होता है वो D3H होता है, ठीक है, D3H। प्लेनर वाले में जितने भी होते हैं, जैसे मान लो अगर ये शेप इस तरीके से स्क्वायर प्लेन होती तो D4H हो जाता, अगर ये इस तरीके से होती तो D5H हो जाता। तो अब इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी, सॉरी पॉइंट ग्रुप हो जाएगा D3H। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित कौन सा कथन एन ब्यूटिल लिथियम के लिए सही नहीं है। तो देखिए इनमें से फर्स्ट ऑप्शन है यह ठोस में हेक्सामेट्रिक स्ट्रक्चर होती है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना वो टेट्रागोनल टाइप से होती है, मतलब टेट्राहेड्रल होती है। और जो क्यूब होते हैं ना, क्यूब के अल्टरनेटिव एंगल्स पर कॉर्नर्स पर जो है एक एक एटम इस तरीके से रिप्रेजेंट यहाँ पर रहता है, और इनके जो फलक के सेंटर्स पर CH3 ग्रुप रहता है, ठीक है, कॉर्नर पर यहाँ पे लिथियम और फलक के केंद्रों पर ऊपर उठे हुए CH3 ग्रुप्स इस तरीके से रहते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी यह है बहुलक उत्प्रेरक रूप में काम में आता है, तो सही है। एल्किलीकरण के लिए काम में लिया जाता है, विनाइल और एलिल लिथियम के संश्लेषण के लिए प्रयोग में लिया जाता है, ये तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 209 बिस्मथ दे रखा है 83 नंबर पे, जिसका एटॉमिक नंबर 83 होता है, उसको त्वरित करके क्रोमियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। बमबारी करने पर बनने वाला अति भारी क्रोमियम की बमबारी करके और कौन सा एटम बनेगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ रहा है कि बिस्मथ पर अगर हम क्रोमियम की बमबारी करते हैं तो कौन सा हैवी एटम बनेगा। तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, इनका जस्ट एटॉमिक नंबर ऐड करना है, ठीक है। सो 83 एंड 24 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 107, ठीक है। तो 107 को आप किस तरीके से लिखते हैं, अनिल सेप्टियम, है ना, अनिल सेप्टियम। सो सिंबल हो जाएगा सेकंड नंबर सिंबल। नेक्स्ट में पूछा है ES यानी कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट के ए से ES बना रहा है और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। में एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल की सांद्रता कितनी है, कंसंट्रेशन पूछी है। तो इस क्वेश्चन में देखो ऐसे लगाएंगे, क्या होगा, पूछा है ES की यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पूछा है। तो फर्स्ट स्टेप में देखो ES बन रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा KA, E की कंसंट्रेशन और S की कंसंट्रेशन। फिर देखो रिवर्स रिएक्शन में ES कंज्यूम हो रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे माइनस KB, सॉरी KA और डैश, और इसमें साथ में ES की कंसंट्रेशन, ठीक है। और जो सेकंड स्टेप है उसमें भी ES कंज्यूम हो रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे माइनस KB ES की कंसंट्रेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है ये बन रहा है, इसलिए हम इसको प्लस में लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों स्टेप है इनको हम क्या करेंगे अपोजिट साइड में लेकर के जाएंगे, तो दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फिर हम यहाँ पर ES को रख करके और बाकी बचे हुए पोर्शन को उधर भाग में भेज देंगे, डिवाइड में भेज देंगे। तो क्या आंसर आएगा, ये E की कंसंट्रेशन, S की कंसंट्रेशन और उसके अपोजिट में फिर KA प्लस KB। सो देखिए इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रबल वैद्युत अपघट्य NaOH NaCl BaCl2 की सीमांत मोलर चालकताएं क्रमशः इतनी इतनी दे रखी है, और पूछा है BaOH का होल ट्वाइस के लिए इसकी मोलर कंसंट्रेशन, मोलर तुल्यांक चालकता पूछी है, ठीक है, डेल्टा M नोट पूछा है, ठीक है। सो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए अगर यहाँ BaCl2 में हम NaOH को जोड़ दें, ठीक है, NaOH को हम पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर अगर उसमें से NaCl की डबल कंसंट्रेशन को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, BaOH का होल ट्वाइस आ जाएगा। देखिए किस तरीके से आएगा, यहाँ से BaCl2 और 2 NaOH है, ठीक है,
तो और यहाँ पर माइनस कर दिया हमने 2Na और 2Cl, तो 2Na यहाँ से ये कट हो गया और ये Cl2 कट हो गया, तो क्या बचा, यहाँ ये डबल कंसंट्रेशन OH की डबल कंसंट्रेशन है, सो BaOH का होल ट्वाइस। तो हमें क्या करना है, NaOH की कंसंट्रेशन को डबल करना है, NaCl की कंसंट्रेशन को भी डबल करना है, NaOH को ऐड करना है और NaCl को माइनस करना है। तो जब हम ये सारा काम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा सेकेंड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जूल थॉमसन प्रयोग के लिए सही नहीं है। जूल थॉमसन जो इफेक्ट है तो वो क्या होता है, इसमें हम एक बॉक्स लेते हैं और उस पर एक पोरस प्लग होता है, इस पोरस प्लस इसमें हमें एक गैस भरी होती है, यहाँ से हम प्रेशर के थ्रू इस गैस को इस पोरस प्लस प्लग से हम बाहर निकालते हैं, यही प्रोसेस होता है जूल थॉमसन में। अभी क्या बोलते हैं, ये प्रक्रम रुदोष में का मतलब होता है एडियाबेटिक प्रोसेस, यानी कि इसमें हम हीट चेंज नहीं करते हैं, DQ इजिकल टू क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, ठीक है। और DQ 0 के साथ साथ ये DH इजिकल टू 0 भी होता है, यानी कि आइसो एंट्रोपिक के सॉरी आइसो एंथैल्पिक भी होता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए, ये कह रहा है कि ये प्रक्रम आइसो एंथैल्पिक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। बाकी थर्ड नंबर दे रखा है निम्न दाब की तरफ निम्न ताप पाया जाता है, हाँ ये बिल्कुल सही है। और गैस जो है वो सरंध्र यानी कि पोरस प्लग के थ्रू बाहर निकलता है, ये भी सही है। तो सेकंड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन SNI मैकेनिज्म के लिए सही है। इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की यहाँ पे बात हो रही है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो देखो सबसे पहले तो SNI के बारे में अपन बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि SN1 मैकेनिज्म में जो प्रोडक्ट बनता है वो 50-50% बनता है, यानी 50% रिटेंशन रहता है और 50% जो है इन्वर्जन हो जाता है, जबकि SN2 में 100% इन्वर्जन के साथ प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। लेकिन SNI में जो है वो रिटेंशन ही रहता है, मतलब जैसा रिएक्टेंट है जिस साइड में एलिमिनेशन ग्रुप जुड़ा हुआ है उसी साइड से जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है। सो प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो वही बना रहता है। अब SNI में एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे मान लो जो अल्कोहल है वो इस तरीके की रिएक्शन देते हैं, कोई कायरल कार्बन है और इससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, SOCl2 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ठीक है। और यहाँ से क्या निकलेगा, HCl निकल जाएगा और ये इससे जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑक्सीजन के साथ में ये सल्फर और ये यहाँ पर Cl, और फिर ये जो कंपाउंड होता है वो टूटता है। टूटता कैसे है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के माइनस के फॉर्म में और ये यहाँ पर प्लस बन जाता है, ठीक है, इस तरीके से। और फिर ये Cl जाकर के वहीं अटैक कर देता है और इस तरीके से रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन के साथ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में देखें तो देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है कि द फर्स्ट स्टेप इज डिसोसिएशन इनटू एन इंटीमेट आयन पेयर, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। मैंने अभी बताया आपको आयन्स में टूट जाता है, जबकि देखो बाकी के स्टेप है कि सेकंड स्टेप में अवशिष्ट समूह पीछे से, तो यहाँ पर बैक साइड से अटैक नहीं होता है, यहाँ विन्यास का प्रतिपन्न होता है, यानी कि इन्वर्जन होता है, तो इन्वर्जन भी नहीं होता। एक बाहरी नाभिक स्नेही क्रियाधारी पर आक्रमण करता है, तो नहीं बाहरी नहीं करता है, SOCl2 खुद ही मतलब एक कंपाउंड बन गया उसके जो Cl है वो खुद ही उस पर अटैक करता है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, फॉर्मेट्स की रिएक्शन पूछी है और यहाँ पर ये जो कंपाउंड है 6 मेंबर्ड है, इसके प्रेजेंस में ये क्या करेगा, एक मेंबर कम वाली रिंग का ये फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, जहाँ से आपको CO ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है वहाँ से, और एस्टर ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, विद मैकेनिज्म के साथ में ये। सो ये सेकंड नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ट्रांस 2,4 डाई हेक्साडाइन तापीय चक्रीकरण, यानी कि थर्मल साइक्लाइजेशन पूछा है इसमें, तो कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो जो रिएक्टेंट है वो इसमें दे रखा है ट्रांस 2,4 हेक्साडाइन इन, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की बनेगी, ठीक है। तो ये 2 पर ट्रांस और ये यहाँ पर 4 पर ट्रांस, दोनों ट्रांस हो गए। अब ये पूछा है थर्मल, तो थर्मल में आपको वो याद होगा 4n और 4n+2 के लिए, ठीक है, थर्मल एंड फोटोकेमिकली। तो यहाँ थर्मल में कौन रोटेटरी आता है और यहाँ पे नीचे डिस रोटेटरी, यहाँ डिस और यहाँ कौन, इस तरीके से आपने याद कर रखा होगा। तो अपन को ये सिस्टम दे रखा है 4n सिस्टम है, ये देखिए 2n2 प्लस ये 4 हो गया, तो 4n सिस्टम है। थर्मल के लिए कौन रोटेटरी सिस्टम होगा, तो कौन रोटेटरी में क्या करेंगे, चेंज करेंगे ओरिएंटेशन को, तो चेंज करके आ जाएंगे ट्रांसिस सिस पे है ना, तो केवल सिस वाला प्रोडक्ट बनेगा। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, केवल सिस 3,4 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटीन इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, ये इस तरीके से सिस प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड के NMR स्पेक्ट्रम के लिए सही है। तो देखो इसमें ये स्ट्रक्चर है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड की। अब देखो इसमें ये 3 और ये 3, यानी कि ये 6 प्रोटॉन तो एक जैसे हैं, तो इसका एक सिग्नल आएगा और बाकी इस एक H का एक सिग्नल आएगा, ठीक है। और इस H का जो सिग्नल है वो इन 6 की वजह से मल्टीप्लेट में स्प्लिट होगा
और इन 6 का जो सिग्नल है वो इसकी एक की वजह से डबलेट में स्प्लिट होगा, ठीक है। बाकी यहाँ से देखिए Br ग्रुप जुड़ा हुआ है, सो Br क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, सो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज होगी तो जो सिग्नल है वो डाउन फील्ड में जाएगा और डेल का मान हाई मिलता है, ठीक है। इस तरीके से आपने लर्न कर रखा होगा। तो अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। तो ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 6 मेथिल प्रोटोनों का अवशोषण उच्च क्षेत्र में आता है। तो ये जो 6 मेथिल है, अब देखो मैंने जैसे बताया कि Br इस बीच वाले CH से जुड़ा हुआ है, सो ये तो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पर डेंसिटी डाउन हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज होगी तो ये डाउन फील्ड में जाएगा। तो बीच वाले CH का तो डाउन फील्ड में जाता है और बाकी जो 6 सिग्नल है उनका अप फील्ड में चला जाता है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट। बाकी वाले ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, चलिए। तो देखो सेकंड ऑप्शन दे रखा है एकल प्रोटॉन का अवशोषण उच्च क्षेत्र में आता है। तो सिंगल वाले प्रोटॉन का मैंने आपको बताया डाउन फील्ड में जाएगा। एकल प्रोटॉन का अवशोषण क्वार्टेट में होता है, क्वार्टेट में नहीं होता अभी। 6 प्रोटॉन एक जैसे हैं इसलिए वो मल्टीप्लेट में स्प्लिट होगा, ठीक है। और 6 मेथिल प्रोटोनों का अवशोषण क्वार्टेट में मिलता है। तो नहीं, 6 का डबलेट में मिलेगा क्योंकि बीच वाला CH एक ही प्रोटॉन है, सो वो डबलेट में स्प्लिट करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे फर्स्ट ग्रेड 2015 के 120 क्वेश्चन। बाकी के 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी में से आते हैं। तो यहाँ पर ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आगे की अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।